गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4, बेहद आसान टॉपिक, 100% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने वाला टॉपिक, गॉस लॉ। कल भी हमने इसके बारे में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले उसमें एक शब्द काम में आता है, घनकोण। तो घनकोण के बारे में अपन पहले समझा जाए, ठीक है। तो देखें बेटा, सबसे पहले अपन देखें कोण, ठीक है ना। जनरली हम 9th में 10th में इसका नाम लेते हैं बारी बारी से, कोण। जनरली इसको कोण नहीं कहते, ये पूरा नाम तो इसका वैसे तलीय कोण होता है, ठीक है। कौन सा कोण होता है? तलीय कोण। अब देखो, ये आपको नाम से पता चल रहा है तल, और तल की स्टडी हम किसमें करते हैं? तल की 2D में। तो जो ये तलीय कोण में पढ़ने वाला हूं, इसकी जो स्टडी करते हैं वो अपन 2D में करते हैं। ये पहली बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप समझें कि कैसे इसकी वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे। तो इसको समझने से पहले मैंने एक चाप ले लिया, चाप। ये चाप है, ये इसका पहला पॉइंट ए, ठीक है, और ये इसका दूसरा पॉइंट बी, ठीक। यहां से इस चाप की जो लंबाई है वो मैंने मान ली, ये dl है। जब ये चाप है तो ये आप जान चुके हो कि किसी वृत्त का पार्ट होगा, ये वृत्त का पार्ट, वृत्त। और वृत्त किसमें स्टडी होती है? उसकी 2D में। तो इसका कोई केंद्र बिंदु भी होगा। सपोज दैट इसका केंद्र बिंदु ये है O। तो बताओ इसका इस चाप के द्वारा केंद्र पर कितना तलीय कोण बन रहा है? तो इसका प्रारंभिक बिंदु को मैंने केंद्र से मिला दिया, इसके मैंने अंतिम बिंदु को भी केंद्र से मिला दिया। तो इनके बीच बनने वाला कोण तलीय कोण कहलाएगा, ठीक है ना। इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो देखो बेटा, एंगल का जो सूत्र होता है कोण का, वो क्या होता है? आर्क बटे रेडियस। आर्क बटे रेडियस मतलब कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। तो देखो, कोण को मैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे? थीटा से। किससे? थीटा से। तो थीटा इक्वल टू बोलो चाप। चाप क्या है? dl बटे r। ये आ गया इसका कोण का सूत्र। क्लियर? कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब जरा देखें, अगर ये एक चाप ना होकर के एक वृत्त के फॉर्म में हो, क्या हो? ये एक वृत्त हो। वृत्त होगा तो क्या होगा? इसका सेंटर भी होगा, 100% होगा। तो देखो, ये इसका केंद्र हो गया O। अब इस वृत्त के द्वारा, जैसे मान लो वृत्त यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पर ही आ गया, तो ये कितना एंगल बना? ये त्रिज्या क्या है इसकी? r। ए से गए, ए पर ही आ गई। तो जरा देखे बेटा, कोण का सूत्र क्या होता है? थीटा। कोण लिख लो, एंगल, चाप। अब देखो, चाप किसमें कन्वर्ट हो गया? चाप की लंबाई किसमें कन्वर्ट हो गई? जरा बोलें, किसमें? वृत्त में। तो वृत्त की परिधि हो जाएगी, परिधि की परिधि हो गई, वृत्त की परिधि अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है? r, ठीक है। तो देखो जरा, परिधि का सूत्र बोलें, 2 पाई r अपॉन r। r से r कैंसिल आउट, कितना आया बेटा? 2 पाई। तो कोण का सूत्र कितना हुआ इस कंडीशन में? 2 पाई, ठीक है ना। सेकंड केस में चाप के द्वारा dl बटे r, ठीक है। इसकी जो मैंने स्टडी आपको कराई है वो 2D में कराई है, ठीक है ना, जो 9th 10th तक हमने पढ़ा था।
अच्छा, इसका जो मात्रक होता है इसको किसमें मापते हैं अपन? रेडियन में। ये ध्यान रखना, हालांकि हमने 11th क्लास में इसको भी आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। अगर आपको याद भी ना रहे तो हम तो 0 लेवल से आपके लिए स्टार्ट करके चलते हैं, हर टॉपिक को मैं अलग से नोट डाल के पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। चलें आगे, देखो अगला है मेरा सॉलिड एंगल, ठीक है ना। ठोस कोण, ये दो नाम है, एक तो ठोस कोण कह दो या घन कोण। कौन सा कोण? घन कोण, ठीक है ना। इसको अपन जो विजुलाइज करते हैं वो अपन 3D में करते हैं। किसमें बेटा? 3D में। देखो जरा समझें इसको, एक कोई ठोस, एक ठोस गोला है, गोला, गोला किसमें होता है बेटा? 3D में, ठीक है ना। 3D में विजुलाइज करते हैं इसको। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी ठोस कोण की? क्या बोलेंगे? किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। गोलीय पृष्ठ के द्वारा, गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, बनने वाला कोण, राइट, क्या कहलाता है हमारा? ठोस कोण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। गोलीय पृष्ठ के द्वारा कोई हमने उस पर अल्पांश लिया है या पूरा पृष्ठ लिया है, उसके द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? ठोस एंगल, घन कोण कहलाता है। कोई डाउट नहीं है, क्लियर। चलो अब जरा देखें किसमें विजुलाइज कर रहे हैं इसको? 3D में। तो देखो बेटा, ठोस कोण का जो फॉर्मूला होता है यहां, ठोस कोण क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो देखो बेटा, अब इसका, इसके जो ये है हमारा, इसका पृष्ठ, इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। तो इसको समझने से पहले क्या करोगे आप? एक छोटा सा मैंने अल्पांश ले लिया इस पर, ये अल्पांश ले लिया, लेकिन ये अल्पांश कौन सी डी में है? ये 3D में लिया है, ठीक है ना। कौन से शेप में लिया है? 3D में। जरा आप इस अल्पांश को ऐसे समझो, आप मार्केट से एक तरबूज लेके आए हो, मार्केट से एक तरबूज लेके आए हो, तरबूज, ठीक है ना। वैसे गर्मी चल रही है, तरबूज का ही सीजन है, आपने देख लिया होगा। जब किसी दुकानदार से आप तरबूज खरीदते हो तो उससे आप एक बात कहते हो कि भैया इसको आप टेस्ट करके बताओ कि ये रेड लाल है कि नहीं, पका हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करता है? उसमें से एक छोटा सा चीरा, उसमें से एक छोटा सा पार्ट काट करके आपके लिए निकालता है। जैसे देखो बेटा, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया, ऐसे एक पार्ट काटेगा इसमें से, ठीक है ना। और उस पार्ट को आपको किस प्रकार से काट के दिखाता है? वो ऐसे काट के दिखाता है, इस शेप में। बताओ, इस शेप में वो आपको इसको काट करके बताएगा। ये क्या बन गया? एक शंकु बन गया, शंकु। शंकुनुमा उसकी आकृति बनेगी, और शंकु हमेशा किस में बनता है? 3D शेप में बनता है, 3D आकृति में बनता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र है, इस पर जो बनने वाला ये कोण होगा ना, ये कोण, वो कौन सा कोण कहलाएगा बेटा? ठोस या घन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? ठोस या घन कोण कहलाता है। जो इस शंकु के द्वारा, जो तरबूज का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट उसमें से काट करके जो निकाला है, उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? ठोस या घन कोण। राइट, बिल्कुल क्लियर। तो जरा देखें, तो ये क्लियर हो गया। ठोस कोण का हम जो स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं बेटा? त्रिविमीय रूप में, 3D में करते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ?
ठोस कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। इसको अब जरा इस पर आप देखें, क्षेत्रफल की दिशा कैसे होती है बेटा, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है ना, नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे हो गए यहां पे। ये हो गया डी ए वेक्टर, राइट। जरा आप त्रिज्या देखिए, यहां पे त्रिज्या ली, इसकी त्रिज्या क्या है बेटा आर, इसकी भी डायरेक्शन इसी में होगी आर है। जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, ये वाला छोटा सा जो एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण देखो, देखो ये होगा, जरा ध्यान से समझे, ठीक है ना, ये रेडियस आर, तो ये जो बनने वाला कोण होगा, ये जो बनने वाला कोण होगा वो ठोस कोण कहलाएगा। इसको अपन व्यक्त करते हैं डी ओमेगा। ओमेगा को दो तरीके, देखो कोण के लिए ऐसा ओमेगा, एक ओमेगा आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो जरा देखा जाए, डी ओमेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखें बेटा, डी ए अपॉन त्रिज्या क्या ली है आर, ये आर ही लिया, दिख रहा होगा आपको आर स्क्वायर। किसके लिए निकाला मैंने ये, एक छोटे से अल्पांश के लिए। आकृति कैसी है, ये सिमेट्रिकल है, सममित है, जैसे कि एक बॉल, ठीक है ना, पूरा गोला है, ठीक है ना, इनरेगुलर नहीं है, रेगुलर है, बिल्कुल एक गोला बॉल है। बॉल को आप देख लीजिएगा, यहां पे बॉल की कल्पना करके समझो आप इसको, ठीक है ना। अच्छा देखें बेटा, अब इसमें से क्या किया, लेकिन कैसा है, ठोस है, कैसा है ये, ठोस। बॉल खोखली होती है, ये ठोस है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, संपूर्ण गोले के लिए, तो जरा समझा जाए, क्षेत्रफल संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, तो ओमेगा कौन सा कोण निकाल लें, ठोस कोण, ठोस कोण, तो ठोस कोण को कैसे करेंगे बताओ, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन किया जाए, क्या हो गया, डी ए अपॉन आर। अच्छा न्यू बताओ, पूरे गोले के लिए आर का मान तो फिक्स रहेगा ना, यहां इस अगर इस एलिमेंट को मैं यहां पर ना लेकर के इस जगह लेता तो क्या होता, जो आर यहां है वही आर की डिस्टेंस यहां होती, तो आर तो क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो नियत रहा तो क्या हो गया बताओ, 1/r स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन डी। डी का आप क्या ले लें, क्षेत्रफल निकाल लो, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा 1/r स्क्वायर, तो क्या हो गया इनटू 4πr स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया तो क्या आ गया 4π होगा बेटा, क्या होगा 4π, ठीक है ना। तो हमने एक गोला, एक बॉल की कल्पना की, इसका केंद्र O है और जो घन कोण है वो किससे रिप्रेजेंट किया है मैंने, डी ओमेगा से। तो इसकी जो वैल्यू आती है एक बॉल के लिए अल्पांश लेकर के, वो इतनी आती है 4π। तो ठोस कोण का मान कितना होगा, अगर रेगुलर सरफेस है तो 4π, ठीक है ना। अगर ये एक नियमित आकृति ना हो, अनियमित आकृति का शेप हो तो क्या होगा, जरा देखें, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा। जरा एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं विशेष ध्यान रखें, वो एक खोखला गोला है, ठीक है ना, खोखली बॉल है, ओके। बॉल को लेकर के मैंने इसको पूरे को कंसीडर किया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। खोखला बॉल है तभी इसका क्षेत्रफल आया है, अगर ठोस होता तो इसमें क्या लिया जाता, आयतन लिया जाता। तो आयतन का सूत्र क्या होता, 4/3 πr3, ठीक है ना। तो ये खोखले के लिए विजुअलाइज कर रहे हैं अपन, ठीक, कोई डाउट वाली बात नहीं है। जरा देखें, एक अनियमित आकृति हो इस प्रकार का, तो क्या करोगे, इस पर मैं इस कंडीशन में एक छोटा सा अल्पांश लूंगा, ठीक है ना, छोटा सा अल्पांश ले लिया, ये देखो खोखला है, ध्यान रखना। इसका क्षेत्रफल देखें जरा, ये हो गया डीए वेक्टर,
ठीक है। अब इस अल्पांश के द्वारा बनने वाला, अच्छा अल्पांश लिया है, देखो इस छोटे से अल्पांश को देखो, एक चाप के फॉर्म में है, इसका सेंटर होगा, माना कि सेंटर इसका ये है O, ठीक है। इसको मैंने इससे मिला दिया, देखो ये मिला दिया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को लेकर के। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखें त्रिज्या, देखो बेटा ये त्रिज्या R, तो त्रिज्या की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी, बिल्कुल त्रिज्या की दिशा में, ये R त्रिज्या है, इसी दिशा में इसका एकांक सदिश होगा। बीच का एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, थीटा। इसको साफ लिख दिया है मैंने दोबारा मिटा करके, ये थीटा। तो अब देखो ऐसा सरफेस एक अनियमित आकृति का है, अनियमित आकृति है, तो अब एंगल क्या बनेगा, वही फॉर्मूला है सेम, ठोस कोण डी ओमेगा, अल्पांश के लिए डी लगा देते हैं, क्या होगा बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, आर स्क्वायर, त्रिज्या आर ही तो लिया। इसके द्वारा बनने वाला कोण को शो करें आप लोग, ये कोण, ये ठोस कोण कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा, राइट। तो जरा देखा जाए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इस दिशा में पृष्ठीय क्षेत्रफल लें, आर कैप की दिशा में इसका घटक लेना पड़ेगा आपको। इस दिशा में घटक क्या है, क्या लेंगे, डीए का, डीए कॉस थीटा। थीटा की दिशा में हमेशा क्या घटक आता है बेटा, डीए आता है, डीए कॉस थीटा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें, क्या आएगा बताओ, डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। संपूर्ण अतः किसके लिए बेटा, टोटल कौन सा सरफेस, पूरे सरफेस के लिए, तो नेट ठोस कोण निकालें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करें बताओ, क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट ठोस कोण, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, इसको पूरा सॉल्व किया जाए, डीए कॉस थीटा, चला देखें, अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, आर यहां कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर आर कुछ और है, यहां पर आर कुछ और होगी, यहां पर कुछ आर और होगी, हमेशा वेरी कर रही है, चेंज हो रही है हमेशा, ठीक है ना, और हमेशा चेंज हो रही है। तो इस पूरे का मान जब निकालते हैं तो भी क्या आएगा बेटा, 4 पाई ही आता है, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखना, इसको अपन जो मापते हैं वो किस में नापते हैं, स्टेरेडियन, ठीक है ना। और तलीय कोण को जो नापते थे उसको रेडियन में मापते थे, ये विशेष ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। तो हमने दोनों कोण पढ़ लिए हैं, तलीय कोण का जो हम स्टडी करते हैं वो 2D में करते हैं, और ठोस कोण की जो स्टडी करते हैं वो 3D में करते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। वहां पर हमने एक वलय ली थी, यहाँ पर हमने एक स्फीयर लिया है, गोला लिया है, ठीक है, किस शेप का है, किस आकृति का है, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी हम अगला स्टेटमेंट जो पढ़ने वाले हैं वो गॉस का स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, इसको आप नोट कर लें, ओके। हाँ देखें गॉस लॉ, जरा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था ना, तो विद्युत फ्लक्स को जरा दोबारा से समझें। वो क्या फॉर्मूला मैंने अप्लाई करवाया था आपको, फाई बराबर ए कॉस थीटा, यही तो आया था। तो यहां जरा ध्यान रखें कि जो विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू है वो किस किस पर डिपेंड करती है, निर्भरता, जरा ध्यान रखें। फाई का मान एक तो डिपेंड करता है ई पर, नंबर 1, मतलब मीन्स क्या हुआ, ई पर इसका मीन्स हुआ फाई समानुपाती ई। देखो अगर मैं ई की वैल्यू बढ़ाता हूं, डायरेक्ट समानुपाती है, इसका मतलब है कि मैं ई को बढ़ाऊंगा तो फाई का मान भी बढ़ेगा, राइट, ये भी मेरा मान बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है।
क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपके भी। नंबर दूसरा, फाई समानुपाती ए, इसका मतलब क्या है, ए पर भी डिपेंड करता है। क्या ए का मान मैं बढ़ाता हूं, ए का एरिया बढ़ाऊंगा मैं, एरिया, तो मेरा क्या बढ़ेगा, विद्युत फ्लक्स भी बढ़ेगा 100%। तो ये किस पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर। और तीसरी बात है ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच के कोण पर, बीच के कोण पर, कोण थीटा पर, राइट। अगर आप थीटा का मान, अच्छा मैक्सिमम कब होगा, थीटा का मान मैक्सिमम, देखो cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, ए। जब E और A के बीच का एंगल क्या होगा, 0, ठीक है ना, मतलब cos 0 की वैल्यू A, मैक्सिमम मान होता है। cos थीटा का मान जब मैक्सिमम होगा तब भी मेरा विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इन तीन राशियों पर निर्भर करता है मेरा विद्युत फ्लक्स। अब देखो गॉस लॉ क्या कहता है, गाउस का नियम, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, मैं इसका ही आपको इंतजार था, मुझे भी इसका पढ़ाने का इंतजार था। ये मैं आपको पहले कमेंट कर चुका हूं कि ये 4 नंबर का आएगा 100%, ठीक है। तो जरा देखें आप इसको, गॉस लॉ क्या स्टेटमेंट है इसका। ये एक बात कहता है कि विद्युत फ्लक्स के ना डायरेक्ट समानुपाती होता है आवेश के। वहां पर तो क्या पढ़ के आए पीछे हम विद्युत फ्लक्स के में, कि फाई का मान विद्युत क्षेत्र पर, क्षेत्रफल पर। अब ये कह रहा है कि फाई का मान डायरेक्ट आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। आवेश का मान जितना ज्यादा होगा विद्युत फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, राइट। अच्छा बेटा, तो जरा ध्यान रखें आप लोग, एक शब्द होता है सिग्मा, समेशन, ठीक है ना। जैसे एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना कि अलग से समझा रहा हूं मैं इसको, नोट में। इसमें एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, तो मैं सिग्मा की वैल्यू याद करें, सिग्मा क्यू, तो सिग्मा क्यू बराबर इस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, बीजगणितीय योग है आवेशों का। तो इस कंडीशन में कितने आवेश हैं, एक आवेश है, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू में खाली क्यू लिखूंगा, क्लियर। दूसरी बात सुनो, अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर ये Q1 और Q2 और Q3 तीन आवेश दे रखे हैं, ठीक है ना, कितने आवेश स्थित हैं इसके अंदर, 3। तो आप जरा बताओ सिग्मा Q की वैल्यू क्या होगी, तो जरा देखें, सिग्मा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q, क्लियर, कोई डाउट नहीं, ओके। जरा और देखो, अगर इस गोले के अंदर Q प्लस, ठीक है, और यहां पर माइनस Q रखा है, प्लस Q है और माइनस Q है, तो सिग्मा Q की वैल्यू बताओ। अब बताओ तो क्या होगा, सिग्मा Q इक्वल टू प्लस माइनस 0, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये समझ चुके हो। अब देखो बेटा, एक बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, कैसी भी आकृति का हो सकता है, ठीक है ना, काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ये कल्पना कर ली हमने, ओके। इसके अंदर आवेश उपस्थित है, और ये काल्पनिक पृष्ठ किस में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा हुआ है। तो जरा देखें, यहां पर आवेश मेरा Q1 स्थित है, ये Q2 स्थित है, ये Q3 स्थित है, और ये Qn स्थित है, n आवेश स्थित है। कहां है लेकिन ये इसके अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। तो गाउस का जो नियम है वो बेटा क्या होता है, फाई इक्वल टू, अच्छा फाई की वैल्यू एक और पढ़े हैं अपन ने, पढ़ा दिया है, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, गॉस का स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैंने किसके लिए ड्राइव किया है आप जान चुके होंगे, एप्सिलॉन नॉट है ये, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, हवा निर्वात की विद्युतशीलता,
तो ये हवा निर्वात के लिए है, हवा या निर्वात के लिए, राइट। किसके लिए बेटा? हवा निर्वात के लिए। अच्छा, यहां मेरा सिग्मा क्यू क्या है जरा देखें, आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। जरा इसकी वैल्यू समझें, कितना है बताओ सिग्मा क्यू, मतलब उस बंद पृष्ठ के अंदर कितने आवेश उपस्थित हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Q। अगर कोई आवेश मेरा बाहर होता, जैसे मान लो Q4 यहां रखा हुआ है, क्या मैं इसको कंसीडर करता? बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये बंद पृष्ठ के बाहर है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आवेश लेना है जो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित हैं, तो इसको नहीं कंसीडर करूंगा। अगर लिख भी दिया हो तो सिग्मा क्यू में तो केवल वही आवेश आते हैं जो केवल अंदर बंद हो। तो जरा देखें इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, कौमा, उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का योग एवं हवा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के कैसा होता है? बराबर होता है। यही गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, गॉस का स्टेटमेंट है, राइट। कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो देखो मैं इस लैंग्वेज को लिख देता हूं, क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, कौमा, उस बंद पृष्ठ से संबद्ध आवेशों का योग, या यूं लिख दो कुल आवेश, एक ही बात है, पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश यूं लिख दो शॉर्ट में, कुल आवेश एवं एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। देखो ये स्टेटमेंट है, अर्थात गणितीय रूप में, आप मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखोगे इसको? ऐसे। अरे क्या हो गया? गणितीय रूप में, मैथमेटिकल रूप में, राइट बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो देखो दोबारा सुन लो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, ये विद्युत फ्लक्स का मान, कौमा, उस बंद पृष्ठ से संबद्ध या उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का योग एवं हवा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गॉस लॉ है। डाउट नहीं कोई भी? क्लियर हो गया ना? चलें आगे, ठीक है बेटा। ये हवा निर्वात के लिए है। अगर ये माध्यम के लिए होता, माध्यम के लिए गॉस लॉ कैसे लिखेंगे बताओ? फाई इक्वल टू सिग्मा, आप लिखना चाहे ना तो यहां पर छोटा सा शब्द और लिख सकते हो, इन। क्यू इन का मतलब है अंदर के आवेश काउंट किए जाएंगे, बाहर का आवेश काउंट नहीं किया जाएगा। Q4 है, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। क्लियर हो गया ना? क्यू इन बटे एप्सिलॉन, ये भी आ गया होगा समझ में। यहां एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, राइट। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना? जरा मन लगा के समझना, बहुत शानदार चैप्टर है ये, तो आपको विजुअलाइज हो रहा होगा।
कोई भी चीज़ अगर बाय द वे समझ में नहीं भी आती है तो ऑनलाइन क्लास का एक ही बेनिफिट है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको वहीं से पॉज करो, दोबारा से स्टार्ट कर लो, दोबारा समझ में आ जाएगी, कितना भी अगर हम फास्ट भी पढ़ लें तो, राइट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जरा आगे देखें। अब देखो इस पर मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यदि देखो इसको मिटा देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैंने बता दिया था आपको पहले। ठीक है, हाँ देखें, कंडीशन है स्पेशल नोट। आपको अगर गॉस लॉ आ जाए ना तो यहां से यहां तक लिखना है, ठीक है ना, ओके। चलो इफ, यदि बेटा फाई का मान कैसा आ रहा है, कैसा है, आवेशों के ऊपर देख लो या तो, इफ सिग्मा क्यू इन इक्वल टू पॉजिटिव है, इसका मीन्स क्या हुआ, अगर आवेशों का बीज गणितीय योग पॉजिटिव आ रहा है, देखो जरा कैसे, ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, इसमें ये 2 कूलाम यूं लिख दो, 2 कूलाम और ये रखा है -1 कूलाम, तो इफेक्टिव जो टोटल चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव लिख दिया। गाउस का नियम आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो आप कैसी भी आकृति ले सकते हो, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा फाई का मान कैसा होगा बेटा, निर्गत फ्लक्स होगा, ये निर्गत फ्लक्स होगा, ये निर्गत फ्लक्स कहलाएगा हमेशा, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट, इफ सिग्मा क्यू इन इक्वल टू नेगेटिव हो, आवेशों का बीजगणितीय योग नेगेटिव आ रहा हो, मींस ये अब किसका है, नेगेटिव का, और ये किसका हो जाए, पॉजिटिव का, तो इफेक्टिव जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस स्थिति में फाई का मान कैसा होगा बेटा, कैसा, प्रवेशित फ्लक्स कहलाएगा, प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेश करेगा, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यदि इफ सिग्मा क्यू इन इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो कोई आवेश है ही नहीं उस बंद पृष्ठ में, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश है ही नहीं, तो फाई का मान भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यदि आवेश उपस्थित हैं लेकिन वो क्या हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, विद्युत ध्रुव हो, विद्युत ध्रुव का मतलब क्या होता है, जितना ऋणावेश और जितना धनावेश, तो बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य तो होगा, अरे होगा कि नहीं होगा बताओ, बिल्कुल शून्य होगा, और शून्य होगा तो फाई का मान क्या होगा, 0। मैं यूं भी कह सकता हूं 3 ध्रुव आघूर्ण रखे हो, 3 विद्युत ध्रुव रखे हो तो भी 0 होगा, 5 रखे हो तो भी 0 होगा, 10 रखे हो तो भी 0 होगा, हमेशा हमेशा 0 होगा। तो उस कंडीशन में फाई की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना बेटा। तो ये गॉस लॉ हो गया बिल्कुल, तो आपको यहां तक लिख के आना है, ये मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात थी, वो मैंने आपको करा दी है। अब हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति, उसको जरा हम कल के लेक्चर में देखेंगे बेटा। तो आज तक आप इसको पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लेना, ओके। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक्स।